दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का एडिटोरियल है अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी। अवॉइडेबल तो जानते हैं क्या होता है, जिसको अवॉइड किया जा सके, दैट कैन बी अवॉइडेड, दैट इज टालने योग्य, यानी कि इसको टाला जा सके। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। तो देखते हैं क्या अनिश्चितता को टाला जा सकता है। अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स नीड एन ओवरऑल। यहाँ पर देखिए ओवरऑल का मतलब समझिए। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का जांच करना और उसके बाद उसमें सुधार लाके उसको मरम्मत करना, मतलब उसको एक तरीके से उसको रिपेयर करना, उसको ओवरऑल करते हैं। जैसे आपकी साइकिल या मोटरसाइकिल या कोई कार आपकी जो है ख़राब हो जाती है, उसको ओवरऑलिंग के लिए भेजते हैं, मतलब कि जहाँ पर इसे ठीक किया जाता है वहाँ भेजते हैं, फैक्ट्री या वर्कशॉप में। तो कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस जो है, नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं, किसके लिए? फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स, यानी कि महत्वपूर्ण वित्तीय नीति से संबंधित जो भूमिकाएं हैं, उसके लिए जो अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस है, यानी कि नियुक्ति प्रक्रियाएं हैं, उसको जरूरी है, उसके लिए जरूरी है किस चीज़ की? ओवरऑल की ज़रूरत है। नीड एन ओवरऑल, मतलब उसको जो है एक जांच की और उसे मरम्मत किए जाने की, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। तो नीड जो है ये आपका प्रोसेसेस के लिए आया, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है और चूंकि ये प्लूरल है और इसलिए जो है नीड भी आपका जो है यहाँ वर्ब है और ये भी प्लूरल है। The Reserve Bank of India will release its third bi-monthly monetary policy statement for 2020-21 on October 9 instead of October 1st as originally envisaged. ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, विल रिलीज, ये अपने रिलीज करेगी इट्स थर्ड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट को, यानी कि अपना तीसरा द्विमासीय या द्वैमासिक मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, यानी कि मौद्रिक नीति स्टेटमेंट को जारी करेगी फॉर 2020-21, यानी कि 2020 और 2021 के लिए। कब जारी करेगी? अक्टूबर 9 को, यानी कि आज, इंस्टेड ऑफ अक्टूबर 1st, यानी कि 1 अक्टूबर के बजाय वो कब करेगी? 9 अक्टूबर को करेगी, जैसा कि ये 1 अक्टूबर को मूल रूप से प्लान किया गया था या इसको कल्पना की गई थी। तो दिस विल बी एट द कल्मिनेशन। ये दिस मतलब क्या हो गया? दिस मतलब हो गया स्टेटमेंट। ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है, ये क्या होगा? ये एक परिणति होगा, एक परिणाम होगा, एक पराकाष्ठा होगा। किस चीज़ का? ऑफ अ 3-day रिव्यू। किस चीज़ का रिव्यू है? ऑफ द पुल्स एंड प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। किसके द्वारा? तो बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मौद्रिक नीति से संबंधित जो समिति है, उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव हैं, यानी कि जो पुल्स मतलब खिंचाव और प्रेशर मतलब दबाव, उसको लेकर जो 3 दिन की चलने वाली जो रिव्यू है, जो समीक्षा है, उसी का ये परिणति होगा या स्टेटमेंट, ठीक है ना। The review began on Wednesday instead of September 29 after the RBI had to reschedule it on the eve of the meeting following the government's failure to appoint its 3 nominees to the 6-member committee। कहा जा रहा है ये रिव्यू जो है वो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? वेंसडे को, यानी कि बुधवार को शुरू हुआ, जबकि होना था इसे कब? 29 सितंबर को, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ सितंबर 29 के बजाय जो है ये रिव्यू शुरू हुआ कब? वेंसडे को। क्यों, कब शुरू हुआ ये? आफ्टर द आरबीआई, यानी कि ये आरबीआई के क्या करने के बाद? हैड टू रिशिड्यूल इट। रिशिड्यूल मतलब ये जो रिव्यू है ना, इसको फिर से रिशिड्यूल किया गया, मतलब कि जिस डेट में होना था 29 सितंबर को, अब उस डेट में ना होकर उसको आगे बढ़ा दिया गया, मतलब कि उसको फिर से समय को आगे बढ़ा देना, ठीक है ना। तो समय को एक बार फिर से तय करना, तो उसको तो रिशिड्यूल करते हैं, ठीक है ना। तो जब आरबीआई को जो है इस मीटिंग को या इस रिव्यू को जो है रिशिड्यूल करना पड़ा, कब करना पड़ा? ऑन द ईव ऑफ द मीटिंग, मतलब कि जिस दिन मीटिंग होनी थी ना, उसके पूर्व संध्या में, जस्ट उसके एक दिन पहले। और ये कब हुआ? फॉलोइंग, जब गवर्नमेंट जो है विफल हो गई क्या करने में? अपॉइंट करने में, नियुक्त करने में किसके? इस कमिटी के, ये जो 6-member कमिटी है ना, उसका 3 नॉमिनीज, उसके 3 प्रत्याशी कहिए या उसके 3 नामित व्यक्ति कहिए,
तो उसको जो है वो नियुक्त करने में सरकार जब असफल हो गई 6 मेंबर कमेटी में, ठीक है ना, 3 नॉमिनीज को अगर अपॉइंट करने में सरकार जब विफल होगी, उसके बाद जो है मीटिंग के जस्ट एक दिन पहले क्या किया, आरबीआई ने इसको रिशेड्यूल किया। तो इसके वजह से जो है रिव्यू शुरू हुआ कब, वेंसडे को, जबकि होना था ये कब, 29 सितंबर को। समझ गए? दिस इज द फर्स्ट सच इंस्टेंस। यह जो है ये पहला इस प्रकार का इंस्टेंस है, उदाहरण है, किस चीज का, ऑफ द आरबीआई डेफरिंग इट्स बाय मंथली रिव्यू इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में ये जो अपना बाय मंथली है, द्विमासिकीय जो समीक्षा है, ठीक है ना, ये जो अपना इट्स मतलब आरबीआई का जो बाय मंथली रिव्यू है या समीक्षा जो है, उसको डेफर करना, डेफर मतलब टालना, उसको आगे ले जाना। तो ये आरबीआई के जो द्वारा जो है इस बाय मंथली रिव्यू को जो है आगे बढ़ाकर जो ले जाया जाना है, उसको डिले करना है, डेफर करना है या पोस्टपोन करना है रिसेंट ईयर्स में, वो अपने आप में जो है यह पहला इस प्रकार का उदाहरण है हाल के वर्षों में। दैट द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, ये देखिए दैट से शुरू हो रहा है, और जब हम आपको बताए हैं ये इससे जब भी शुरू होगा तो ये जो है ये पूरे क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, एट द एंड ऑफ द अगस्त, ठीक है। तो ये जो है ये टर्म्स मतलब क्या होता है, यहाँ शर्तें नहीं है, यहाँ पर टर्म्स मतलब कार्यकाल, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट का जो पहला जत्था था, ठीक है ना, एमपीसी नॉमिनीज़ का, ठीक है, ये जो 6 मेंबर्स की जो कमेटी होती है, तो उसका जो पहला जत्था था ना, तो पहला जत्था जो सरकार का जो था, उसका टर्म्स जो है, उसका कार्यकाल जो है वो एक्सपायर होगा, कब होगा, अगस्त के लास्ट में, अगस्त के अंत में। और यह जो है यह बात मतलब ये जो बात है ना, ये कि सरकार का जो ये पहला जत्था है एमपीसी नॉमिनीज का, वो कि अगस्त में उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यह जो है यह पता था, वाज नॉन। कब से पता था, फ्रॉम द टाइम, उस समय से जब इसे, यानी कि इसे मतलब इस कमेटी को जो है गठित की गई थी, ठीक है ना, फ्रॉम द टाइम इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 4 years ago। इसे जो है 4 साल पहले जब इसको गठित की गई थी, उस समय से ही ये पता था, ठीक है। ऑल्सो द एमपीसीज मीटिंग शेड्यूल इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल बैंक इन अप्रैल। ये भी है, मतलब इसके अलावा ये जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग शेड्यूल है, यानी कि बैठक का जो समय सारणी है, वो जारी किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, अप्रैल में, ठीक है। इवन इफ द हंट फॉर द न्यू मेंबर्स was disrupted by the pandemic, the government had ample time to expedite these appointments after August 6। कहा जा रहा है कि भले ही, ठीक है ना, भले ही, इवन इफ द हंट का मतलब यहाँ पर तलाश, ठीक है ना, शिकार नहीं कहिए, यहाँ पर तलाश कहिए। ये जो तलाश जो थी नए सदस्यों का, वो भले ही ये बाधित हो गया हो पेंडेमिक के द्वारा, पेंडेमिक के कारण जो है ये बाधित हो गया हो भले ही, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो है वो प्रचुर समय था क्या करने के लिए, टू एक्सपेडाइट दीज अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, आफ्टर अगस्त 6, यानी कि 6 अगस्त के बाद इन अपॉइंटमेंट्स, इन नियुक्तियों में तेजी लाने के लिए गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास प्रचुर समय था। ये 6 अगस्त की बात जो है उसके लिए आपका यहाँ पर व्हेन आ रहा है, तो व्हेन ये 6 अगस्त को जो है लास्ट पॉलिसी रिव्यू टुक प्लेस, जब ये अंतिम जो है नीति से संबंधित या नीतिगत जो समीक्षा है वो हुआ था, ये 6 अगस्त को अंतिम, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है सरकार के पास काफ़ी पर्याप्त, मतलब कि प्रचुर, मतलब कि समय था इस चीज़ को करने के लिए, इसको तेज़ी से लाने के लिए। द न्यू मेंबर्स कहा जा रहा है उसके बाद कि ये जो नए सदस्य हैं, जिसमें एकेडमिक यानी कि शिक्षा जगत से जो है अशीमा गोयल हैं, जिनका इंटरेस्ट जो है वो किस में है, इन द इंटरप्ले। इंटरप्ले का जो मतलब होता है वो कह सकते हैं आप कि एक कनेक्शन है, एक कह सकते हैं इफेक्ट है ऑफ 2 और मोर थिंग्स, ठीक है ना, ऑन समथिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का किसी भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का एक दूसरे पर जो असर कह सकते हैं, जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है, ठीक है, उसको कहता है इंटरप्ले, ठीक है।
तो जिनका जो है इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि जो है, जिनका क्षेत्र जो है वो क्या है, इंटरप्ले है ऑफ द फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए फिस्कल क्या है, फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो सरकार मतलब कि तय करती, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई तय करती है। फिस्कल पॉलिसी में जैसे आप कर वगैरह लगाते हैं, टैक्स वगैरह लगाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे रेपो रेट बढ़ाते हैं, रिवर्स रेपो रेट घटाते हैं, जैसे भी करते हैं, तो वो पॉलिसी के तहत जो है ये। तो इन दोनों का जो है एक दूसरे पर क्या असर होता है, इन दोनों का एक दूसरे पर क्या मतलब क्रिया प्रक्रिया जो होती है, उस क्षेत्र में जो है मतलब कि इनका एक्सपर्टीज है असीमा गोयल का। नोटेड एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ये जो विख्यात जो हैं कृषि अर्थशास्त्री शशांक वीरे, ठीक है, एंड फॉर्मर सेबी मेंबर, और सेबी के पूर्व सदस्य और फाइनेंशियल मार्केट्स के यानी कि वित्तीय बाजार के जानकार या विद्वान जयंत आर वर्मा, ठीक है ना, आर अनएक्सेप्शनेबली का मतलब क्या होता है, निरपवाद रूप से, यानी कि जिसमें कोई अपवाद की कोई भी आपत्ति नहीं खड़ी की जा सकती है। तो निरपवाद रूप से एक अच्छा चुनाव है, गुड पिक्स है। हु वुड लैंड, जो देंगे, लैंड मतलब यहाँ देना, हॉलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक समग्र, हॉलिस्टिक मतलब पूरा समूचा, तो समग्र वैश्विक दृष्टिकोण देगा किस चीज़ को, एमपीसीज के डेलिब्रेशन को। एमपीसी में जो विचार विमर्श चलते हैं उसमें एक हॉलिस्टिक वर्ल्ड व्यू देगा ये जितने भी आपके जो चुने गए हैं तीनों आदमी। हाउएवर, हालांकि फॉर देयर फर्स्ट मीटिंग, उनके पहले मीटिंग के लिए दे वुड हैव हैड इफेक्टिवली जस्ट 24 आवर्स टू प्रिपेयर, उनके पास होना था प्रभावशाली तरीके से 24 घंटे तैयारी करने के लिए, लेकिन उनके पास वो नहीं मिले, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें जो है बहुत कम शॉर्ट नोटिस में इसे ये किया गया है। इन नॉर्मल टाइम्स, सामान्य समय में क्या है कि वन कुड पुट दिस अवॉइडेबल डिले, ये जो अवॉइड करने वाला यानी कि टालने वाला जो डिले है, एक तरीके से देरी कह सकते हैं या आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई है, वो किस पर डाल सकते हैं आप, ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है इस अवॉइडेबल डिले को जो है ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी पर मतलब कि थोप सकती थी, मतलब कि इसी के कारण हुआ है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी के वजह से हुआ है ये चीज़, अवॉइडेबल डिले। तो कोई भी जो है नॉर्मल टाइम्स में ये क्या करता कि इस अवॉइडेबल डिले के लिए जिम्मेदार किसको ठहराता, ब्यूरोक्रेटिक लेथर्जी को। बट दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स, लेकिन ये जो है कोई नॉर्मल टाइम्स नहीं है, ये कोई आपका सामान्य समय नहीं है। अ लॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का मतलब समझिए, ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है हैपन, ठीक है ना, टू हैपन मतलब होना या घटित होना, लेकिन एक और मतलब होता है ट्रांसपायर का, टू बिकम नॉन, यानी कि कोई चीज़ उद्घाटित होना या वो जाना जाना बाद में, ठीक है ना, मतलब उस पर पर्दा हट जाना। तो यहाँ पर जो हैपन के सेंस में है, अ लॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड, बहुत कुछ हो चुका है सिंस द लास्ट पॉलिसी रिव्यू, यानी कि अंतिम जब बार जो पॉलिसी रिव्यू हुई थी उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। ऑफिशियल डाटा, जो आधिकारिक डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसने रिवील किया है, यानी कि उजागर किया है क्या, 23.9% कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 23.9% की कमी आई है किसमें, अर्थव्यवस्था में इन Q1, ठीक है। जॉब्स एंड इनकम्स रिमेन अंडर प्रेशर, वो और क्या रिवील किया है कि जो नौकरी है और जो आय है वो अभी भी अंडर प्रेशर है, दबाव में है। एंड इन्फ्लेशन, और जो महंगाई है या मुद्रास्फीति जो है वो अभी भी चल रही है अबव द 6% अपर लिमिट, यानी कि जो अपर लिमिट है किस चीज़ का, प्राइस स्टेबिलिटी मैंडेट का, यानी कि मूल्य स्थिरता जो सीमा है, ठीक है, या जो अनुमति है, मैंडेट जो है उसका जो अपर लिमिट है 6%, उससे ऊपर अभी भी चल रही है इन्फ्लेशन, ठीक है ना, जो कि ये प्राइस स्टेबिलिटी मैंडेट को मतलब कि सहमति दी गई थी इसको 2016 में, किसके द्वारा, आरबीआई और सेंटर के द्वारा, विच इंटेल का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ को आवश्यक बनाना, अनिवार्य बनाना, या आप कह सकते हैं
टू इन्वॉल्व समथिंग, मतलब कि यहाँ पर इन्वॉल्व कहिए तो विच इन्वॉल्व द सेटिंग अप, जिसके वजह से जो है ये सेटअप किया गया था, यानी कि गठित की गई थी एमपीसी को, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। द गवर्नमेंट हैज़ फोर नाउ स्टक टू इट्स 12 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान। अभी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है अभी के लिए, मतलब फॉर नाउ अभी के लिए जो है वो मतलब कि स्टक की हुई है, यानी कि एक तरीके से चिपक जाना, एक तरीके से मतलब वो मूव नहीं कर पा रही है, उसी में पड़ी हुई है। यानी कि 12 लाख करोड़ का जो बोरोइंग प्लान है, यानी कि कर्ज लेने का जो प्लान है 12 लाख करोड़ का, उसी में जो है वो चिपकी पड़ी है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उससे वो अलग नहीं हो पा रही है। विच इंक्लूड्स स्पेस, जिसमें ये स्पेस भी शामिल है अनफोर्सिन स्पेंडिंग का, यानी कि अप्रत्याशित, जिसको देखा नहीं जा रहा है, मतलब कि जिसके लिए आप तैयार नहीं है। हो सकता है कि कई सारे अभी जो है कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट को जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो जो अनफोर्सिन स्पेंडिंग है उसके लिए भी वो स्पेस शामिल है वहाँ पर, ठीक है ना। ऑल्सो इसके अलावे स्टेट्स को जो है ज़रूरत है क्या करने की, उधार लेने की, मोर और अधिक, ठीक है ना, इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों में, जिसमें शामिल है क्या है, टू मीट जीएसटी कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल्स, यानी कि जीएसटी से संबंधित जो क्षतिपूर्ति है, यानी कि जो कॉम्पनसेशन, जो मुआवजा है जीएसटी का, और उसमें जो कमी आई है, शॉर्टफॉल्स मतलब कमी, तो जीएसटी से संबंधित जो मुआवजा है, जीएसटी मुआवजा से में जो कमी आई है, ठीक है ना, उसको पूरा करने के लिए जो है स्टेट को ज़रूरत है क्या करने की, बोरो करने की, और ज़्यादा, मोर, ठीक है ना। अन ऑलमोस्ट कैजुअल अप्रोच, कैजुअल का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है ना, मतलब कि नॉन सीरियस, ये लगभग मतलब ऑलमोस्ट लगभग ये नॉन सीरियस अप्रोच जो है, मतलब लापरवाह जो रवैया है किसके प्रति, टुवर्ड्स कंटिन्यूटी, उस निरंतरता के प्रति। क्या निरंतरता किस चीज़ में, इन सच एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ये जो पॉलिसी रिव्यू बॉडी क्या है, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो जिस मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि एक बॉडी है, उनमें जो है इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट बॉडी में जो है, इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट मतलब कि कमिटी में जो है इस जो निरंतरता है उसके प्रति जो एक कैजुअल अप्रोच है सरकार का या आरबीआई का, ठीक है, वो भी किस समय, एट ए टाइम व्हेन मार्केट्स आर कीन, वो एक ऐसा समय में जब मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट्स जो है वो उत्सुक है ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए, इंडिया का फिस्कल यानी कि वित्तीय स्थिति और मॉनेटरी स्थिति, मौद्रिक जो अवस्था है या जो उसका जो स्टैंड है, जो एक पक्ष है, उसको जानने के लिए उत्सुक है। और आरबीआई का जो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर जो प्रोजेक्शन है, यानी कि जो अनुमान है आरबीआई का इस साल के लिए, उसको जानने के लिए उत्सुक है मार्केट्स। और इसी समय में ये आया है, और यह जो अप्रोच है, कैजुअल अप्रोच जो है, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं है। एंड सेंड्स, और यह जो है एक क्लमजी सिग्नल भेजता है, क्लमजी मतलब बेढंगा भद्दा सिग्नल भेजता है, संकेत भेजता है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ठीक है ना, वैश्विक निवेशकों को। सम लेटरल थिंकिंग में बी नीडेड टू कंज्यूर अप फ्रेश स्टिमुलस मेजर फॉर द स्टटरिंग इकोनॉमी। कहा जा रहा है कुछ लेटरल मतलब अलग हटकर जो सोच है, ठीक है ना, वो जरूरी हो सकता है क्या करने के लिए, एक फ्रेश, एक नया प्रोत्साहन उपाय को लाने के लिए, ठीक है ना, वो जरूरी हो सकता है कुछ अलग हट के सोचने का, ठीक है ना, यानी कि कुछ लेटरल थिंकिंग जो है, यानी कि कुछ अलग हटकर, ठीक है, कुछ मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कुछ नया विचार, कुछ नया सोच जो है वो आवश्यक हो सकता है फ्रेश स्टिमुलस मेजर्स को लाने के लिए, इस स्टटरिंग इकोनॉमी के लिए। मतलब कि स्टटरिंग इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, वैसा इकोनॉमी जो डावाडोल की स्थिति में है, मतलब कि कभी वो अच्छा कर रही है, कभी वो अच्छा नहीं कर पा रही है, यानी कि एक डगमगा रही है ये, ठीक है ना, कभी अच्छा कभी नहीं, कभी खराब कभी अच्छा। तो ये स्टटरिंग इकोनॉमी, स्टटरिंग मतलब वो जो हकलाना भी होता है, ठीक है, तो ये जो डगमगाते हुए जो इकोनॉमी है उसके लिए एक फ्रेश, एक नया प्रोत्साहन उपाय को लाने के लिए
कुछ नए ढंग का, कुछ अलग हटकर थिंकिंग की आवश्यकता हो सकती है। बट पॉलिसी मैंडेरिन्स, लेकिन जो नीति से संबंधित जो मैंडेरिन्स है, मैंडेरिन्स मतलब जो अधिकारी हैं, शुड नॉट लूज साइट ऑफ रूटीन डिसीजंस, उनको जो है रूटीन डिसीजंस को भूलना नहीं चाहिए। लूज साइट ऑफ मतलब क्या होता है, साइट मतलब दृश्य होता है, तो ओझल नहीं होना, ठीक है ना। रूटीन डिसीजन से ओझल नहीं होना चाहिए, मतलब उसको भूलना नहीं चाहिए। डू नॉट फॉरगेट, ठीक है ना, शुड नॉट फॉरगेट द रूटीन डिसीजंस, यानी कि जो नियमित रूप से जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, जिस पर काम होता है, उसको जो है पॉलिसी मैंडेरिन्स को उसको भूलना नहीं चाहिए। With the last 2 RBI deputy governors vacancies being filled after protected gaps of about 6 months each, appointment processes, especially for critical financial policy roles, are clearly in need of an urgent overhaul. कहा जा रहा है कि ये जो लास्ट मतलब कि अंतिम 2 RBI गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर्स की जो वैकेंसियाँ थी, ठीक है ना, जो रिक्तियाँ थी, उसे भरे जाने के बाद मतलब कि भरे जाने के साथ, जो कि कब हुआ है, आफ्टर प्रोटेक्टेड गैप्स ऑफ अबाउट 6 मंथ्स ईच, यानी कि लगभग 6 महीने, लगभग मतलब अबाउट लगभग 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद 2 RBI गवर्नर्स की रिक्तियां भरे जाने के साथ, ठीक है ना, भरे जाने के साथ, विथ लगा हुआ है ना, तो भरे जाने के साथ अपॉइंटमेंट प्रोसेसेस जो है, यानी कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है, विशेषकर किसके लिए, फॉर क्रिटिकल फाइनेंशियल पॉलिसी रोल्स के लिए, यानी कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय नीति भूमिका के लिए या वित्तीय नीतिगत भूमिका के लिए, विशेषकर ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आर क्लियरली इन नीड, ये स्पष्ट रूप से जो है किसकी आवश्यकता है, उसको अन अर्जेंट ओवरऑल, एक तत्काल उसको मरम्मत, तत्काल सुधार की उसको स्पष्ट रूप से ज़रूरत है। आर क्लियरली इन नीड, ठीक है ना, किसकी, ऑफ एन अर्जेंट ओवरऑल, यानी कि अर्जेंट मतलब तत्काल, ओवरऑल मतलब जांच करके उसे मरम्मत करना, उसे रिपेयर करना, उसे ठीक करना, ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस के लिए आ रहा है, ठीक है। And the government could surely burnish its standing among investors if it mandated explanations and strictures for missed timelines as part of such a revamp. और जो है सरकार जो है क्या कर सकती है, could surely burnish, वो निश्चित रूप से चमका सकती है अपने स्टैंडिंग को, मतलब कि वर्निश का मतलब है कि रगड़ के चमकाना या अपने इमेज को सुधारना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट जो है अपने इमेज को जो है या अपने स्टैंडिंग को, अपना जो पक्ष है उसको जो है इन निवेशकों के बीच जो है वो मतलब कि अच्छा कर सकता है, उसको चमका सकता है, इफ़ इट मैंडेटेड एक्सप्लेनेशन एंड स्ट्रिक्चर्स फॉर मिस टाइमलाइंस एज पार्ट ऑफ सच ए रिवैम्प, यदि यह जो है इस प्रकार के सुधार के हिस्सा के रूप में, इस प्रकार के इस प्रकार के सुधार के हिस्से के रूप में यदि यह जो है अनिवार्य बना देती है किस चीज़ को, मिस टाइमलाइंस, यानी कि जो चूक गई है, मतलब कि जो छूट गई है समय सीमा, उसके लिए एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण और पाबंदियाँ, ठीक है ना, या सख्ती, उसको अगर अनिवार्य कर देती है तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टर्स के बीच जो है अपने स्टैंडिंग को बेहतर बना सकती है। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ दोस्तों। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।